राम राम सभी भाइयों ना भाई कारतूस चौधरी का। तो भाइयों, क्या हालचाल आप लोगों के? काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बीच में कई मेरे भाइयों के संदेश मिले कि आप वीडियो दोबारा बनाना शुरू कीजिए, पर मौका देखिए दोबारा लॉकडाउन लगा है तो दोबारा अभी मौका मिल पाया है वीडियो बनाने के लिए। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस्ड होगी कि वर्तमान में जो देश की स्थिति बनी हुई है, देश लगभग दोहराए पर खड़ा है। सोच में भी, विचारों में भी, तर्क वितर्क या वार्तालापों में भी। देश की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे देश दो विचारों में बंट गया है और दोनों के दोनों विचार केंद्रित हो गए हैं राजनीति पर। पहले जब लॉकडाउन लगा, जो कोरोना की पहली लहर कही जाती है, उस समय और आज के समय जब दोबारा दूसरी लहर में, द्वितीय लहर में, जब विषाणु और अपने को स्ट्रोंग या मजबूत करके दोबारा जनता के बीच में फैलना शुरू हुआ है, दोनों के बीच में कार्यवाही में भी, कार्यकलापों में भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। पिछले लॉकडाउन में मैंने कोरोना को लेके, विभिन्न मुद्दों को लेके अपनी बातें रखी थी, उनको रिपीट करना वीडियो बढ़ाने जैसा ही होगा, क्योंकि मैं अक्सर ये करता हूँ कि वीडियो जब भी बनाता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि जो कंटेंट है, जो सूचना है, वो आपको सटीकता के साथ मिले और जो जरूरी है सूचना वो मिले। बाकी हुड़दंग देखने के लिए तो आज आपके पास में दुनिया भर के न्यूज चैनल है जो आप आराम से लॉकडाउन में टीवी पे बैठ के देख सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है उन खबरों को, उन न्यूज को चलाने के लिए। मेरे साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ तो ऐसा नहीं है मैं ब्लॉक करता हूँ किसी को, आप स्वतंत्र है अपना मत रखने के लिए, लेकिन मर्यादित भाषा में। अगर आप अमर्यादित हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला भी व्यवहार वैसा ही करेगा जैसा उसको व्यवहार मिलेगा। तो चलिए बात शुरू करता हूं शिक्षा से। काफी सारे फॉर्म भरे गए पिछले महीने में, उससे पहले महीने में युवाओं को एक आशा जगी कि 1 साल बाद लगता है अब हमारी नौकरी लग जाएगी, अब हमें किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे अपने खर्चे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए। बहुत से युवाओं को ये लगा, जो समाज में सेवा करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें लगा कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसपे हम जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया है उसको युवाओं के बीच में प्रसारित कर सकें, भेज सकें, उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकें, उनकी जो नौकरी है वो उनको मिल सके, इसके लिए प्रयास करवा सकें उनसे, और खुद भी कुछ नया सीख सकें, उनको कुछ इनोवेटिव सिखा सकें, एक जो ढर्रे पे चले आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग किया जा सके, कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव, रचनात्मक। बहुत से युवाओं ने अपने साथियों की मदद लेके कुछ प्लेटफॉर्म शुरू किए, जिनको आप कोचिंग कहते हैं, या जिन्होंने घर पे ही पढ़ाना शुरू किया। और थोड़े दिन लगभग जब चला तो बच्चों का जुड़ाव भी हुआ, बच्चे मिले, पढ़ने के लिए उत्सुक थे, उनको एकदम से अलग लगा कि हाँ कुछ अलग पढ़ने को मिल रहा है। नहीं तो हर किसी भी टीचर के पास जाओ, वही घिसे पीटे पिछले 10 साल 5 साल पुरानी चीजों को कंटिन्यू करना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जैसे ये लॉकडाउन लगा, दोबारा फिर शिक्षक, शिक्षा देने वाला, और जो बच्चे थे, छात्र थे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपनी, उनके बीच में फिर एक गैप आ गया, दूरी आ गई, जिससे उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक सामान्य सी बात बोल रहा हूं कि जब चुनाव हो सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं, धार्मिक आयोजन हो सकते हैं,
शादियां हो सकती हैं और लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो 30 की क्षमता वाले कमरे में, 30 विद्यार्थियों की क्षमता वाले कमरे में 10 बच्चे क्या बैठकर नहीं पढ़ सकते? जब सार्वजनिक परिवहन में 3 की सीट पे बीच में कांटा लगा के उस पे 2 लोगों को बिठाया जा सकता है, तो क्या स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 30 की क्षमता वाले, 40 की क्षमता वाले एक कमरे में 10 विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन, सावधानी या जागरूकता के साथ उनको प्रिकॉशंस दे के, जैसे मास्क, सैनिटाइजर, क्या उनको बिठा के पढ़ाया नहीं जा सकता है? किया जा सकता है। लेकिन जो गाइडलाइन आई हैं उसमें शिक्षा को पिछले पायदान पर और चुनाव, रैली, धार्मिक आयोजन और शादियां को प्रथम पायदान पर रखा गया। क्या स्कूल, कॉलेजों के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या नई गाइडलाइन शुरू नहीं की जा सकती थी? क्या उनके लिए गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती थी जिसमें उनकी शिक्षा ना रुके, उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? की जा सकती थी। आप भी जानते हैं, वो युवा भी जानते हैं जो आहत हैं, जो मानसिक दबाव में चल रहे हैं और अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से बार बार फोन करके या संदेश के द्वारा ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या जरा सी भी गुंजाइश है कि हम अपनी शिक्षा को, हम अपनी कोचिंग को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन एक गुरु क्या ऐसा संतुष्टि भरा जवाब दे दे कि उनको संतुष्टि मिल जाए? संतुष्टि एक ही जवाब से मिलेगी, जब शिक्षक ये कहे कि ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब कुछ व्यक्ति इस पर आक्षेप कर सकते हैं या सवाल उठा सकते हैं कि आप ऑनलाइन भी तो बच्चे पढ़ सकते हैं। जरा उनसे पूछिए जिनके पास पूंजी नहीं थी, उन्होंने दोस्तों की मदद से यह कार्य प्रारंभ किया और जो जमा पूंजी थी उन्होंने एक कमरा लेके उसमें कुर्सियां डाल के, एक बोर्ड टांग के, डस्टर और मार्कर लेके और बच्चों के लिए पीने की व्यवस्था तक की जितनी व्यवस्थाएं थी, गर्मी है, पंखे की व्यवस्था करके, बिजली का बिल भी देना है, अपना खाना पीना, 2 जून की दाल रोटी भी चलानी है, क्या उनके पास इतनी पूंजी होगी कि वो ऑनलाइन शुरू कर सके? तो सभी को एक तराजू में तोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें किसी भी बात का जवाब देने से पहले समझना होगा कि वास्तव में धरातल पर स्थिति क्या बनी हुई है। वो संतुष्टि भरा जवाब जो शिक्षक चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक है और वो देश में जारी की गई सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करता है और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सबको सलाह देता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन क्या ये युवा इस उत्तर से स्पष्ट या संतुष्ट हो पाएंगे? क्या उनके अंदर जो आत्मनिर्भरता, जिसको वो पल पल चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, किसी से उन्हें पैसे ना मांगने पड़े, घर में लोग बीमार भी होते हैं, 10 प्रकार के अन्य खर्चे हैं, फिर भी घर वाले बच्चों की मदद करते हैं। लेकिन आज का युवा, जब आप उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो वो चाहता है कि वह अपने जो खर्चे हैं उनको स्वयं वहन करे, और जब वो इसमें असफल होता है तो उसकी आत्मा दुखती है, मन अंदर तक कचोटता है। शिक्षक चाहकर भी उन बच्चों के बीच में नहीं जा सकता उनको शिक्षा देने, क्योंकि गाइडलाइन ऐसी है। क्या हमारे प्रशासकों के पास में सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हर स्थिति को बारीकी से समझ सकें और उसके अनुसार गाइडलाइन जारी कर सकें? क्या हमारे पास में ऐसे पर्यवेक्षक या निरीक्षक नहीं है जो गाइडलाइन जारी कर और उस छूट की निगरानी कर सके और जो उल्लंघन करे उसको दंड दे सके? क्या हम इस मानसिक दोहराए पर नहीं खड़े हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने को मजबूर है कि ये हो रहा है तो क्यों और नहीं हो रहा है तो क्यों?
अगर आप विश्लेषणात्मक या तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में इस विषय वस्तु को समझेंगे, तब ही आप उन लोगों का दर्द या कष्ट समझ पाएंगे जो एक व्यापक स्तर पर बनाई गई गाइडलाइन के द्वारा, जिसमें बारीकियों को नहीं समाहित किया गया है, उनके द्वारा परेशानी अनुभव कर रहा है, तनाव अनुभव कर रहा है। क्या ये गाइडलाइन, जिसमें जो देश का भविष्य है उसको पिछले पायदान पर, और जो देश का भविष्य उस हद तक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, लंबे समय में किया गया निवेश जिसका लंबे समय तक फल मिलता है, जो नहीं है उसको प्रथम पायदान पर ले आना, क्या ये समझदारी है? क्या भारतीय जनता में इतनी अक्ल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपनी सरकारों से उचित मांग कर सके? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनके जिनके आधार पर सरकारें दम भरती हैं, क्या उनमें इतना दम नहीं है कि वो चुनाव जैसे आयोजनों को डिजिटली कर सके? क्या जनता के ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि प्रधानी पद से लेके और विधानमंडल के चुनाव में और रैलियों में एक दूसरे के से सट के खड़ी है? अगर जनता बेवकूफ है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था करे कि उस जनता को संभाला जा सके? और मैं जनता को बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप खुद समझ सकते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अगर किसी चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किसी दिन खड़ा ना हो तो लोग स्वयं में फंस कर रह जाते हैं। और वही लोग जो डेली उस ट्रैफिक हौलदार या सिपाही के द्वारा कैसे ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता है उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बावजूद उसकी अनुपस्थिति में वो नियमों का पालन नहीं करते जो वो लंबे समय से सीखते आ रहे हैं। और ये समस्या जनता के किसी एक भाग में नहीं है। जो IAS, PCS की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप उनमें भी इन लापरवाहियों को आसानी से देख सकते हैं। कड़वा बोलता हूं लेकिन सत्य बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। क्या ऐसे लापरवाह प्रशासकों को ये देश बियर कर पाएगा, उनका भार ढो पाएगा? यदि एक योग्य व्यक्ति एक योग्य कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो देश का हश्र यही होगा जो वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन में आपको दिखाई दे रहा है। देश थम सा गया है, अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर है। हमें फक्र है कि हम युवाओं का देश हैं, लेकिन हम उनकी ऊर्जा को, हम उनकी प्रतिभा को इसका इष्टतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी नीतियां इस प्रकार से डिजाइन की गई हैं, बनाई गई हैं कि हम उन युवाओं की ऊर्जा का इष्टतम उपयोग कर सकें? अगर नहीं तो पूछने का समय कब आएगा? भारत एक विशेष देश है जो अपने को विश्व गुरु कहता है, दम भरता है, और यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़े लिखों को ज्ञान देता है। मन काफी समय से देश की व्यवस्था को देख के परेशान चल रहा था, तो सोचा आप तक अपना विचार पहुंचा दूं। हो सकता है मेरे कई भाई मेरे इस विचार से सहमत भी हों और असहमत भी हों, लेकिन हम मुद्दों पर बात तो करने लगे हैं, परंतु जिस मुद्दे को शुरू करते हैं अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, उस मुद्दे से भटक कर हम दूसरे तथ्यों को बीच में ले आते हैं। कब तक हम इस उधेड़ बुन में अपने लक्ष्य को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे? क्या होगा उन कोचिंग वालों का जिन्होंने दोस्तों से उधार पैसे लेके अपनी कोचिंग शुरू की ताकि बच्चों को ज्ञान मिल सके, उनकी 2 वक्त की रोटी चल सके?
आप समझ सकते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और ये व्यथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह व्यथा इस देश में हर उस युवा की है जो बेरोजगार है, आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। सभी भाइयों से निवेदन, अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। विचार अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।